अगर फिक्र रास्ते होती तो ये नस्ल वर्दी गाना होता और होता तो ये सपना फौज गाना होता। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी है जो इंडियन आर्मी तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए फिर से शानदार शानदार जिंदाबाद ओरिजिनल हो चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले आर्मी और उसके साथ ही है लोगों के आज इस सामने है ओरिजिनल पेपर को डिस्कस। तो एक बार जितने भी नौजवान साथी जुड़े हैं बिल्कुल एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को जय हिंद, राम राम। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी तक। बिल्कुल आवाज में दिक्कत आ रही है मेरे भाई? चलो चलो करते हैं आवाज सही। अब तो नहीं आ रही आवाज में दिक्कत? बता दो। अब बिल्कुल सही आ रही है आवाज, एक करके बताओ सभी। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल गुरुजी सही आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई प्रैक्टिस सेशन। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप भी इंडियन टारगेटेड तरीके बिल्कुल तो आप सभी के लिए हमारा टारगेटेड और जिसमें 70 छूट चल रही है और जिसमें जीडी ट्रेडमेन और डब्ल्यूएमपी के लिए ऑल सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट देगा। प्रैक्टिस के लिए टाइम सीरीज अवेलेबल रहेगी। संडे टू संडे का लाइव टेस्ट रहेगा और जितने भी पिछले एआरओ, जेडआरओ और आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैलियों के ओरिजिनल पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, जहां पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख पाएंगे और अपने स्कोर को जज कर पाएंगे, अपने देख पाएंगे कि कितनी आप लोगों की तैयारी। और ये पूरा का पूरा जो बैच आपको मिल रहा है वो अभी भी मात्र और मात्र 399 रुपए में आपको, जो कोर्स रुपए का था से ज्यादा की छूट बैच में दी जा रही है। मात्र 399 रुपए में आप 45 प्लस का लेके तैयारी करके सकते हैं। 5000 नौजवानों के इंडियन आर्मी में भर्ती करवाने के टारगेट के साथ में ये हमारा टारगेट बैच शुरू हुआ है। जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। अभी भी दिक्कत आ रही है मेरे भाई? चलो अब बताओ, देखें आवाज सही आ रही है या नहीं? एक बार फटाफट से बताओ कमेंट करके, आवाज सही आ रही है नहीं? अभी भी नहीं आ रही सही? एक मिनट, आवाज एक बार कमेंट करके बताओ आवाज अब सही आ रही है या नहीं? एक बार अब थोड़ी सी ठीक आ रही है। चलो अच्छी बात है, सही आ रही है। चलो देखिएगा आज का ओरिजिनल पेपर, बिल्कुल यहां पर ओरिजिनल पेपर रहेगा। पूरे 50 क्वेश्चनों का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। 50 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कितना? 45 प्लस। 45 प्लस का टारगेट लेके आपको चलना है, क्योंकि टारगेट बड़ा होगा तभी टारगेट के आसपास में पहुंच। बिल्कुल सही आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो सही आ रही है। चलो देखिएगा पहला क्वेश्चन आप किसका है कि बाहें पर काली पट्टी का प्रतीक माना जाता है। यहां पर देखना, जो बाहें पर जो काली पट्टी होती है वो किसका प्रतीक होता है? ये पिछले सी एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। एग्जाम आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 में छपा था। बताओ देखे, बाहें पर काली पट्टी बांधी जाती है वो किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है गुरुजी शोक का प्रतीक, में लिखा है क्रोध का प्रतीक, में लिखा है तो देखिए क्या होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही है। तो देखो एक बार अभी बताओ कमेंट करके क्या होने वाला। ए आ रहा सभी का? देखो अब यहां से इस क्वेश्चन को देखना, पिछले एग्जाम में छपा था, बहुत सारे साथियों ने गलत किया था। देखो बाह पर बात है वो शोक का प्रतीक होता है। जब कभी भी हम विरोध करते हैं तब भी हम बाह पर काली पट्टी बांधते हैं, तो ये भाई दुख का प्रतीक भी होता है। जब कोई दुख होता है तब भी
वहां पर काली पट्टी बांधी जाती है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। आइए देखें क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से कमेंट कर दो एक बार। देखो डी होगा इसका राइट आंसर। अगले बैंकॉक है किसकी राजधानी है? बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। देखे सभी का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल है। वो इस प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी। चलो अब देखो, देखें अब सही आ रही है। अब सही आ रही है आवाज? चलो अब बताओ, देखे अब बताओ आवाज आ रही है क्या? सही आ रही है? अब बता दो, देखे सही आ रही है आवाज? एक बार कमेंट करके बता दो। देखिएगा बैंकॉक किसकी राजधानी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखें ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर थाईलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी? चलो थाईलैंड बिल्कुल। देखो अगर मुद्रा अगर आपको पूछे मेरे भाई, बैंकॉक है। बताओ, देखिए बताओ फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। हेलो, ये सही आवाज वगैरह आ रही है? सही एक बार कमेंट कर देना तो। बताओ, की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न। देखिए हेलो, आवाज सही आ रही है नहीं आ रही? सही एक बार कमेंट करो, देखें अभी आवाज सही आ रही है या नहीं। एक बार कमेंट कर दो, देखें बाद में करेंगे क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताओ, देखें अभी कमेंट कीजिएगा एक बार। और ऑप्शन भी देखते रहो। यहां पर उत्पादन की दृष्टि से खाद्यान्न। हेलो, चलो देखो बताओ। अगर मैं उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न की बात करता हूं तो सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न है वो आपका कौन सा है? चावल है मेरे भाई। कौन सा है? चावल है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न में आएगा आपका चावल। सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है भारत में? चावल खाया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है किस खाद्यान्न का? तो गेहूं का। अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं है
वो कहां पर होता है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा जो चावल है वो कहां पर होते हैं? चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं, और गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा जो खाद्य पदार्थ है वो चावल ही है। दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। अब देखो सबसे ज्यादा गेहूं यूपी में होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये पूछ ले कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होते हैं, तो यहां पर नाम आता है पंजाब का। किसका नाम आता है? पंजाब का नाम आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित देशों में से सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? इनमें से सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन देखना एक बार। ए में लिखा है जापान में, ऑप्शन बी आपका रूस में, ऑप्शन सी आपका फ्रांस में, और ऑप्शन डी लिखा है ग्रेट ब्रिटेन में। जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है वो सबसे पहले किस देश से होती है? फटाफट से कमेंट करो, देखें क्या होगा। बिल्कुल बता दो, देखें फटाफट से बता दो। डी आया है, बिल्कुल गुरुजी, ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति शुरुआत होती है वो 18वीं सदी में होती है। कौन सी? 18वीं सदी में होती है। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति की, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है वो यूरोपियन कंट्री में ग्रेट ब्रिटेन से शुरुआत होती है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कि भारत में बहने वाली पहली सबसे बड़ी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी, इन दोनों नदियों का नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार पहली नदी ऑप्शन में नहीं मिलती तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरी वाली नदी भी चुनना पड़ता है। अभी देखना, ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, ऑप्शन बी में लिखा है गंगा, ऑप्शन सी में लिखा है कावेरी, और ऑप्शन डी में लिखा है कोसी। तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फटाफट से कमेंट करो, देखें क्या होगा। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है बहुत सारे नौजवानों की। बिल्कुल बताओ, देखें देखो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी की बात आती है तो नाम आता है गंगा का। और गंगा कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। सबसे ज्यादा लंबाई के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे लंबी नदी में आता है गंगा एक नंबर पे। 2 नंबर पे आता है वो आता है आपका गोदावरी नदी का। कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का आता है मेरे भाई। किसका? गोदावरी नदी का। और इसकी कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर लंबी है। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ ले कि गंगा नदी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आता है गोदावरी का। तो दोनों ही नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इनमें से एशिया का जो प्रवेश द्वार है वो किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है जापान, ऑप्शन बी में लिखा है तुर्की, ऑप्शन सी में लिखा है ताइवान, और ऑप्शन डी में लिखा है सऊदी अरब। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसका एशिया का प्रवेश द्वार है वो किस देश को कहा जाता है? सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल कमेंट कर दो, देखे क्या होने वाला है राइट आंसर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुछ साथी जापान बता रहे हैं, कुछ साथी तुर्की बता रहे हैं। देखो अगर जब भी एशिया के प्रवेश द्वार की बात आती है तो नाम आता है किसका? तुर्की का। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब एशिया में प्रवेश किया जाता है तो तुर्की शहर पहले आता है। तो तुर्की शहर को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। चलो अगली स्लाइड पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी? अभी तक कुल 3 आपकी शिक्षा नीतियां लागू हो चुकी है। जो पहली शिक्षा नीति जो लागू हुई थी वो किसकी सरकार में लागू हुई थी? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये शिक्षा नीति लागू करने वाले? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी में लिखा है राजीव गांधी, ऑप्शन सी में लिखा है वीपी सिंह, और ऑप्शन डी में लिखा है इंदिरा गांधी। बताओ पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुई थी? बताइएगा, देखें क्या होने वाला है। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से बता दो, देखें फटाफट से बता दो क्या होगा। देखो पहली शिक्षा नीति लागू होती है 1968 में। कब लागू होती है?
1968 में लागू होती है और उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। तो पहली जो बेस्ट जो आपकी शिक्षा नीति लागू होती है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू होती है। सेकंड आप लोगों की जो शिक्षा नीति है वो लागू होती है राजीव गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ये लागू होती है 1986 में। दूसरी कब लागू हुई थी? 1986 में। और तीसरी जो थर्ड जो आपकी शिक्षा नीति है वो लागू हुई है, वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लागू की जाती है और ये होती है 2020 में। तो अभी तक कुल कितनी शिक्षा नीतियां लागू हो चुकी है? तो टोटल 3 शिक्षा नीतियां लागू हो चुकी है। पहली इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, दूसरी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और तीसरी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी। तो ये तीनों शिक्षा नीतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। अब यहां से पूछा गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। जैसे ये सूर्य है और सूर्य के जो ग्रह है उनके क्रम बताने हैं आपको दूरी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी जो क्रम है वो आपको बताने हैं, ग्रहों के क्रम आपको बताने हैं। ऑप्शन देखना, ए में लिखा है बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ऑप्शन बी में लिखा है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन सी में लिखा है बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। और ऑप्शन डी में लिखा है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बताइएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको बताना है। बता दो, देखे क्या रहने वाला है, कमेंट करके बताओ। बहुत सारे साथियों का आ चुका है, गुरुजी बी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले आता है वो नंबर आता है बुध का, उसके बाद में आता है कौन सा? शुक्र आता है। कौन सा आता है मेरे भाई? शुक्र आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है और उसके बाद में आता है आपका मंगल। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध। सबसे छोटा बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य के नजदीक के ग्रहों की बात करूं तो सबसे नजदीक वाला बुध होगा और सबसे दूर वाला वरुण होगा। अब यहां पर शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, सांझ का और भोर का तारा भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में छपते हैं। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। यहां से डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा है वॉलीबॉल से। ऑप्शन बी में लिखा फुटबॉल से। ऑप्शन सी में लिखा हॉकी से। ऑप्शन डी में लिखा है क्रिकेट से। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बताइएगा, फटाफट से बता दो। देखें, फटाफट से बता दो क्या होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, बी आया है, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो डूरंड कप है वो फुटबॉल में दिया जाता है। जो ये डूरंड कप है, ये जो टूर्नामेंट होता है, ये आपके फुटबॉल में दी जाती है। किसमें? फुटबॉल में। तो डूरंड कप का संबंध किससे होगा? फुटबॉल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि जो प्रथम ओलंपिक खेल है वो कहां पर संपन्न हुए थे? पहले जो ओलंपिक खेल है वो कहां पर संपन्न हुए थे और उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है सेंट लुइस। ऑप्शन बी में लिखा है एथेंस। ऑप्शन सी में लिखा है पेरिस। ऑप्शन डी में लिखा है मेलबोर्न। कि प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो कहां से होती है? फटाफट से बताओ, देखें क्या होने वाला है राइट आंसर। बिल्कुल शुरुआत भी हो चुकी है, 20 से शुरुआत हुई है। बिल्कुल देखो, पहला ओलंपिक शुरुआत होती है वो होती है 1896 में। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल है वो संपन्न होते हैं कहां से? एथेंस में। कहां से होते हैं? एथेंस में होते हैं। बी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से अलग किया गया था? बताओ कौन सा वो संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो कौन सा था मेरे भाई? देखो 56वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन। बताओ देखें क्या होगा राइट आंसर। फटाफट से बता दीजिएगा क्या होने वाला है राइट आंसर। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। फटाफट से बताओ। देखो 1978 में 1978 में
44वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है ये 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। पहले आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर 300A में रख दिया जाता है। तो अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। अब यहां से पूछा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है सन्नो देवी, ऑप्शन बी में लिखा है आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी में लिखा है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में लिखा है मदर टेरेसा। बताओ देखे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बता दो, देखे सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से बता दो, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता किस क्षेत्र में मेरे भाई? याद रखना ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? कब होती है इसकी शुरुआत? बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? बता दो देखे कितने नौजवानों का सही आता है, फटाफट से बताओ। देखे शुरुआत कब होती है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1961 में। कब से होती है? 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। और वो पहली महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था? आशा पूर्णा देवी उनका नाम था, जिन्हें 1976 में 1976 में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यही भारत की पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि निम्न में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश G15 का सदस्य देश नहीं है? बताना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट जरूर है इसमें। देखो अगर आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन G15 का सदस्य, जो को नाम इसका अभी भी G15 है, लेकिन अभी इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 17 सदस्य देश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका नाम क्या है? G15। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे नाम है बाद में जोड़ेंगे जैसे नाइजीरिया वगैरह। अगर मैं बात करूं तो G15 में श्रीलंका भी है, भारत भी है, मलेशिया भी है और नाइजीरिया भी है। जब इसकी स्थापना होती है उस समय इसमें 15 देश थे, 15 देश थे, लेकिन बाद में 2 और देश इसमें क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो टोटल 17 सदस्य देश है। कितने? टोटल 17। और इसका मुख्यालय कहां पर है यह भी पूछा जा सकता है। बताओ देखें 1989 में इसकी स्थापना होती है, कहां पर? बेलग्रेड में। कहां पर? 1978 में स्थापना होती है, कहां पर? बेलग्रेड में। कहां पर होती है? इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, बेलग्रेड में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने देश है? अभी 17 सदस्य देश है इसके। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? भारत की खोज। हिंदी में इसे भारत की खोज कहा जाता है। कई बार इंग्लिश की जगह आपको हिंदी भी देखने को मिल जाती है। तो भारत की खोज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखना, ए में लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी आपका पंडित नेहरू, ऑप्शन सी लिखा है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में लिखा है टैगोर। बताओ क्या होगा, फटाफट से बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से बता दो क्या होगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई। देखो अगर मैं बात करूं तो बात है कब की? 1944 की। 1944 में महाराष्ट्र के अहमदनगर का जो किला है, अहमदनगर का किला, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नजरबंद थे उस समय 1944 में महाराष्ट्र के अहमदाबाद किले में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1944 में। 1944 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जो किला है उसके अंदर ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी। चलो अगली स्लाइड पे चलते, देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? यूएनओ की बात कर रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका प्रथम महासचिव, प्रथम जो महासचिव है वो कौन बने थे? ऑप्शन ए में लिखा है यू हार्ट, ऑप्शन बी में लिखा है बुर्तस घाली, ऑप्शन सी में लिखा है कोफी अन्नान और ऑप्शन डी में लिखा है ट्रिगवेली। बताओ देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन बना था? बिल्कुल बता दीजिएगा, सभी का आंसर आ जाना चाहिए,
फटाफट से बता दो, देखिए क्या राइट आंसर होने वाला है। देखो स्थापना होती है कब? 24 सितंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। कहां पर होती है? अमेरिका, यूएसए में होती है। कहां पर होती है मेरे भाई? यूएसए में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। और ये यूएसए में है। कहां पर? यूएसए में। और पहली बार जो इसके महासचिव बनाए गए थे वो ट्रिगवेली को बनाए गए थे। किसको बनाया गया था? ट्रिगवेली को बनाया गया था। और उनका कार्यकाल शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1946 से। कब से शुरुआत हुई थी? 1 फरवरी 1946 से इन्होंने अपना कार्यकाल है वो यहां पर कार्यकाल की शुरुआत की थी, या पद जो ग्रहण है वो इन्होंने किया था। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 सितंबर 1945 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। और पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष जो महासचिव बनते हैं वो अपना पद ग्रहण करते हैं 1 फरवरी 1946 से, जिनका नाम क्या था? ट्रिगवेली था। तो ये हो चुके हैं आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है, अभी रहेंगे आपके साइंस के और मैथ के क्वेश्चन। तो एक बार जितने भी साथी हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, साइंस वाले सर आ चुके हैं, एक बार दबा के शेयर कर दो मेरे भाई। राम राम भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। बात करने जा रहे हैं साइंस वाले क्वेश्चन आंसर्स की। आवाज वगैरह आ रही है? सभी कुशल मंगल हो? ठीक है, तो करते हैं शुरू। स्क्रीन के ऊपर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। तो लेके भगवान का नाम जल्दी से कर दीजिए अपने स्टार्ट। और बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि शरीर का क्या पूछा है अपने? क्या पूछा है? शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। किसकी संरचना से संबंधित है? जय हिंद भाई, जय हिंद शिव कुमार, जय हिंद सभी को। ठीक है, इसने पूछा है कि शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। किससे? शरीर से की आंतरिक ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपने इकोलॉजी के अंदर आते हैं, यानी पारिस्थितिकी के संबंधित जितने भी अध्ययन हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, नेट चेक करो भाई। जय हिंद भाई ऋषिकेश, जय हिंद। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो अब करो अच्छे से। नेटवर्क इश्यू नहीं है भाई, यहाँ पर तो चल रहा है, क्लियर है? ठीक है। शरीर की क्या, उसके बाद में एक आता है क्या? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नाम सुना है आजकल? क्या है चर्चा में चल रहा है? एस्ट्रोटॉक ऐप। क्या चल रहा है? ऐड आती है और उसके अंदर बोलते हैं क्या का जो भी अपने आगे क्या होगा पीछे क्या होगा वो मानने का वो रूठ गया। जितने भी अपने आप को पता है, जितने भी आते हैं शास्त्र रूपी संबंधित जो भी जितनी शाखाएं हैं वो किससे रिलेटेड आती है? अपनी एस्ट्रोलॉजी से। उसके बाद में एक आया है अपना कौन सा? एनोटॉमी। तो इसके अंदर क्या है? शरीर की जितने भी अपनी आंतरिक संरचनाएं आ जाए, शरीर की शारीरिक आ जाए, बॉडी शेप आ जाए, बनावट आ जाए, जितने भी अपने अध्ययन करेंगे किसके अंदर करेंगे? लव यू भाई फ्यूचर फौजी। जी नहीं, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ में। डी के अंदर करते हैं अपने इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी, यानी जो जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन है वो। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। निम्न में से जीवाणु जनित रोग से संबंधित है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग से संबंधित है। आगे बात समझ में, क्लियर। कौन सा पूछा है? जीवाणु जनित क्या पूछा है आपको? रोग पूछा है। धन्यवाद भाई ऋतुराज, दया है भगवान की। ठीक है, एक आता है हैजा, उसके बाद में तपेदिक, टिटनेस और उपयुक्त सभी। अब देखना तीनों चारों होते किस किसे? सबसे पहले देखा है हैजा, होता किससे है? बैक्टीरिया से। होता तो किससे भाई? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला रे? जीवाणु। क्या बोला? जीवाणु। कौन से होता? विब्रियो आपका कोलेरी।
प्रियो कोलेरी। आगे बात समझ में। उसके बाद में बोला है तपेदिक, इसका और नाम क्या आता है? टिब्बी। और क्या नाम आता है? टिब्बी। होता किससे है आपका? बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला? जीवाणु। आगे और होता कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम। और कौन सा? ट्यूबरेलोसिस। टीबी यानी ट्यूबरेलोसिस। तो क्लियर। चले तीसरे पे, टिटनस यानी कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम और टाइटेनी। तीनों किससे? अपने जीवाणु से होने वाले या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जय हिंद भी सभी को। ठीक है, कौन सा हो गया अपना? 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया, 3 नंबर भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सभी का क्या आ रहा है? डी आ रहा है, आल आ रहा है। ठीक है, डी हो गया। क्लियर सभी का। चलिए आगे। हाँ भर दो भाई, फार्म भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपके भरो। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विटामिन डी से संबंधित रोग है। कल वाला क्वेश्चन, कल की सीरीज वाला सेम क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो जल्दी से बता दीजिए भी आंसर। बहुत क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी से संबंधित रोग है रिकेटस, बेरी रक्तस्कंदन या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करोगे? देखना, एक तो आ गया बेरी, बी से बेरी और किसकी? अपने से संबंधित कमी से विटामिन बी। विटामिन कौन सा? बी। उसके बाद में रक्त स्कंदन यानी विटामिन कौन सा? के। और जो प्रोटीन अपने आते हैं, फाइलोक्विनोन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, वो वाले। उसके बाद में बच गया कौन सा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। बच गया कौन सा? ए यानी रिकेटस। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 18 सही हो गया। ठीक है, मैथ वाले सर आए भाई, उनसे पूछना इसका। ठीक है, तो मैथ के अंदर आपके कितने अंक है वगैरह है तो वो उनको बता देना। क्या मधुमेह रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मधुमेह बात करा है किसकी? शुगर नाम सुना है सभी ने। शुगर आ जाए या डायबिटीज आ जाए? क्या आ जाए? शुगर आ जाए या डायबिटीज आ जाए, ये रोग कह रहा है। कोई बात नहीं भी, ट्राई करो। अगर चेकिंग करना पड़ते रहो अपने साथ साथ में, जितने भी क्लासेस और उनको अच्छे से देखते जाओ, जो एमसीक्यू आंसर उनको करते जाओ, जितने भी क्या है आगे जो भी होता है वो आप करते रहना। ठीक है, तो मधुमेह रोग से शरीर का क्या है, कौन सा भाग प्रभावित होता है? पहला है गला, उसके बाद में बड़ी आंत, उसके बाद में वृक्क या कान। कान का शुगर पे सिंपल सी बात है, कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वृक्क को और क्या बोलते हैं? अपने किडनी भी बोला जाता है। तो जो अपने भाग हो गया प्रभावित, वो शुगर से कौन सा हो गया? अपना वृक्क या किडनी। क्लियर हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर। अब चलते हैं आगे। विद्युत धारा की इकाई है, बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? बिल्कुल भाई सी वालों का क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 20। विद्युत धारा की इकाई है, किसकी बात पूछा है इसने? आपको बोला हुआ है एक आती है क्या? विद्युत धारा। एक तो क्या आती है रे? विद्युत धारा। एक आता है क्या? विद्युत विभवांतर। दो चीजें आती है। धारा का अपना मात्रक क्या? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या? एम्पियर। विभवांतर को किस में मापते? अपने वोल्ट में। मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? धारा को एमीटर। और ये क्या कहलाता है? वोल्ट से वोल्ट मीटर। चारों क्वेश्चन आ जाए, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। एम्पियर एम्पियर आ रहा है सभी का? क्लियर। बिल्कुल वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। कौन सा एम्पियर है वो क्लियर हो जाएगा। गुलाम है ये किसके लिए? आवेश के लिए। और वोल्ट है वो अभी बता दिया आपको, किसका? विद्युत विभवांतर का। क्वेश्चन नंबर 21, रेडोन का प्रयोग किया जाता है, इसके उपचार के अंदर भी पूछ सकते हैं। रोग आपको 3 दिए हुए हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, कैंसर में, टीबी में या पीलिया में और उपयुक्त सभी में 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। टीबी यानी को क्या बोला था अपनों ने? तपेदिक भी
बोला था। पीड़िया रोग में कभी भी सुना ही नहीं। तो जो रेडियो एक्टिवता की जरूरत पड़ती है वो किसके उपचार में पड़ती है? अपने कैंसर के उपचार में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का अपना कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर सभी का? 21वें का ए, बिल्कुल भाई सभी का ए आ रहा है, एकदम क्या है? करेक्ट है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कार्य का मात्रक है, कार्य का दे दे चाहे किसका दे दे, ऊर्जा का दे दे, दोनों के क्या है? मात्रक सेम है। तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और मात्रक आ चुके हैं 4। जूल है, न्यूटन है, मीटर और किलोग्राम है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूटन, ये तो किसके लिए आता है? अपने बल के लिए। और मीटर को सामान्यतः किसके लिए? दूरी के लिए। जो किलोग्राम है भार वजन के लिए। तो जूल बच गया, ये किसके लिए? एक तो अपने कार्य के लिए, एक किसके लिए आ जाए? अपने ऊर्जा के लिए। यदि आपको क्या दे दे? तापमान या टेम्परेचर, तब क्या ध्यान में रखना है? केल्विन। क्या ध्यान में रखना है? केल्विन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सबसे कम उष्मारोधी है। सबसे कम क्या पूछा है? उष्मारोधी आपको पूछा गया है। बिल्कुल भाई जिनका ए आ रहा है बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। बहुत अच्छी तैयारी है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 23 का। ए एल्यूमिनियम, बी के अंदर चांदी दे दिया गया है, सी के अंदर आपको तांबा और डी के अंदर क्या दे दिया गया है? लोहा दे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए भी जो कौन कौन सा जो अपना एलिमेंट या तत्व है वो क्या है? सबसे ज्यादा या सबसे कम क्या है? अपने उष्मा का चालन करता है, यानी उष्मा रोधी की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। 23वें के अंदर क्या आ रहा है भाई? सी सी ए, बी बिल्कुल भाई, बी बिल्कुल। जिनका बी आ रहा है नानक सिंह, बी क्या है आपका? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट है। उष्मा क्या पूछा है? रोधी पूछा है। राधे राधे भाई सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस है, किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन आई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन आई की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक लेंस पाया जाता है। उस लेंस की क्या बतानी है आपको? बात बतानी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, 1 व 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कट। क्यों? क्योंकि अवतल और उत्तल लेंस दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? अपने अवतल प्लस में उत्तल दोनों किस में पाए जाते हैं? अपने द्विफोक्सी लेंस के अंदर, या द्विफोक्सी लेंस के अंदर पाए जाते हैं। जिनको कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। उन व्यक्तियों को क्या है? चश्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चश्मा। ऊपर वाली परत तो क्या होती है? अवतल की, क्या? उत्तल की। पर तो अवतल और नीचे कौन सा? तल। यानी इस प्रकार से दोनों लेंस जब एक ही चश्मा के अंदर लगे हुए हैं वो क्या कहलाता है? द्विफोक्सी लेंस। तो आंख के अंदर अपना कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी सभी का बी ऑप्शन वाला क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में देखना क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। पारसेक किसका मात्रक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी सबसे बड़ा मात्रक है ये। किसको मापने का? अपने दूरी को मापने का। छोटा पूछते हैं तो अपने दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन जो पारसेक है वो दूरी मापने का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्यूरी किसकी इकाई है? यानी क्यूरी नाम ध्यान रखना किससे? वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है। कौन थी? एक महिला वैज्ञानिक, मैडम है क्यूरी। कौन सी? मैडम है क्यूरी। उसके नाम पे एक मात्रक का नाम आपका पता है, आपको रखा गया है। ठीक है, तो ये किसके इन्होंने की थी? रेडियो एक्टिव धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी? इन्होंने खोज की थी। इसलिए इनके नाम पर ही किसका रखा गया है? अपने क्यूरी जो मात्रक या इकाई नाम है रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा तो आज लेट हो गए इसलिए गलत हो रहे हैं। ध्यान कहीं और जा रहा है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 27। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब देखना इधर। रदरफोर्ड ने तो अपने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था।
और किसकी खोज की थी? नाभिक। आपके अपने जो क्या था, ठीक है, इसकी अपने इसके केंद्र की खोज की थी ना उसके अंदर। उसके बाद में थॉमसन, यानी आपको क्या याद रखना है, थॉमसन दे दे या क्या दे दे, थॉमसन, क्या दे दे, थॉमसन दे दे या थॉमसन दे दे। तो इसने किसकी की? इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद में कौन सा आ गया? चैडविक। चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। ट्रिक सबको पता ही है कौन सी? इंट पर नाच। ट्रिक क्या? इंट पर नाच, यानी ई से क्या? इलेक्ट्रॉन, प से थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, प से कौन सा अपना? प्रोटॉन या परमाणु। परमाणु के लिए क्या आ गया अपना? रदरफोर्ड आ गया। परमाणु के लिए क्या आ गया? रदरफोर्ड आ गया। उसके बाद में बच गया क्या? नाभिक। और नाभिक के लिए क्या आ गया अपना? चैडविक आ गया। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखना अपने अपने पूछा क्या है, कोई बात नहीं, अरे सॉरी की कोई बात नहीं, ऐसे ही है, कभी गलत हो जाते हैं कभी सही हो जाते हैं, करते रहो बस, करने हुए में लगे हुए हो, अच्छी बात है। सफलता तभी देखी जाएगी जब कोशिश करते रहोगे। जो कोशिश नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे, तो गलत किसके होंगे? अपने थोड़ी होंगे कोई, ठीक है। इसके अंदर क्या जाएंगे अपने? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, बच गया कौन सा? एंडरसन। तो जो एंडरसन था इसने किसकी खोज की थी? अपने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। बिल्कुल डी होगा, डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? एंडरसन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं क्या? 1 नैनोमीटर। तो ये देखना भाई, थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। क्या है? घात क्या है इनके ऊपर है, घात क्या है इनके ऊपर है। अब बताना कौन सा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 28। 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं, यानी जो 1 नैनोमीटर यानी 1 n और स्मॉल m किसके बराबर होते हैं? हमेशा 10 की घात -9 के। आ गई बात समझ में? तो क्या होगा? बिल्कुल कौन सा आ जाएगा? 10 की पावर -9 किसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? क्या पूछा है? 1 माइक्रोन में क्या पूछा है? मीटर पूछा है आपका। बिल्कुल भाई, ए वाला क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का सही जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका देखना, ये पावर है, इसको क्या है आपको पता ही है। पावर हमेशा कहाँ पे लगती है रे? ऊपर लगती है। पावर हमेशा कहाँ पे लगती है? ऊपर लगती है। आगे बात समझ में? क्लियर? चलें आगे। ठीक। अब देखना पावर हमेशा कहाँ पे लगेगी? ऊपर लगेगी। 10 की पावर कौन सी अपने? ये वाला माइनस का 6। नैनोमीटर, मीटर जो अपने मीटर से क्या होता है? छोटा। नैनो का अर्थ क्या होता है? छोटा। ठीक है, आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया अपना साइंस का। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। खगोलीय यानी बात आ गई ग्रहों की, नक्षत्र की, यानी पिंडों की। कौन से की बात कर रहा है? खगोलीय इकाई की। आगे बात समझ में? ठीक है। तो देखना, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के, बृहस्पति और सूर्य की दूरी के, प्लूटो और सूर्य की दूरी के। तो कौन सा हो गया आपका? देखना किसके अंदर? खगोलीय इकाई के अंदर। तो जितनी आपको दे दी गई दूरी किसकी? एक तो अपने पृथ्वी यानी अपने अर्थ की, अपनी धरती माता की, और एक कौन सी? अपने सूर्य भगवान की जो दूरी है उनकी, उस दूरी के क्या है? अपने बराबर होती है। क्या होती है? एक खगोलीय इकाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। 30वें का कौन सा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है? अपने रोज की तरह आने के लिए सभी का भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है। हाँ, तो अब अपने मैथ वाले सर भी आ चुके हैं और मैथ वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुके हैं। तो अब जल्दी से करके सभी अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम।
हाँ भाई, राम राम सभी साथियों को, जय हिंद मेरी प्यारे भाई। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बिल्कुल, और बिल्कुल बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चनों की तरफ। और बिल्कुल सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, देखे है ना। चलिए बिल्कुल, और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मैथ का। और मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करिएगा सभी साथी। और बात करते हैं मैथ वाले क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस का क्या बताना भाई? बस का आपको गति बतानी है। गति या चाल एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, है ना। चाल और गति एक ही बात है। फटाफट जल्दी से बताओ कि चाल का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे सर चाल का सूत्र जो है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है मेरी प्यारे भाई। क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। अब बताओ कितनी दूरी तय कर रही है, कितने समय में कर रही है? तो आप कहेंगे सर 172 किलोमीटर है। 172 किलोमीटर, और वो भी कितने समय में? वो भी मेरी प्यारे भाई यहाँ पे 4 घंटे में। तो 172 बटे में कितना हो जाएगा? 172 बटे में 4 हो जाएगा। 4 का पढ़ा बोलो 4 बार और 3 बार, है ना। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 43 जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने करा है, आदमी एक साइकिल 1536 रुपए में बेची जिसे 20% हानि हुई। देखो मेरी प्यारे भाई, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है ये बताइए सबसे पहले तो आप, है ना। क्रय मूल्य मतलब कितने परसेंट होता है? परसेंटेज में क्रय मूल्य को देखो तो कितने परसेंट होता है मेरे प्यारे भाई? लागत मूल्य कह दो या फिर आपका क्रय मूल्य कह दो, कितना परसेंट होता है? 100%। ठीक है, यहां से इसको हानि हुई है 20% की। यदि 20% हानि पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 80% बेचेगा। और 80% में बेचता है तो कितने रुपए में बेच रहा है? 1536 में बेच रहा है, क्योंकि हानि के साथ में बेच रहा है। कितनी हानि के साथ में? ये भी 20% हानि के साथ में बेच रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब मेरे प्यारे भाई 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1536 बटे में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 100% का मान आपको चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 गुणा 1536 बटे में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जीरो से आप जीरो काटो, 2 के पार्टी से 5 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। 4 के पार्टी से काट दो मेरे प्यारे भाई, कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 4 के पार्टी से 3 बार 12 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा? देखो बाद में 33 हो जाएगा। 8 बार 32, फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब गुणा कर लो तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 5 से गुणा कर लो, 40 और 2 42 हो जाएगा। और 5 3 15 और 19। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1920 जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 1920 बता रहे, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए 1920 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे देखिए, कह रहा है कि 12 पुरुष 30 दिनों में मजदूरी 42 रुपए इनकी। कह रहा 12 पुरुष है, कितने दिन काम करते हैं? कितने दिन काम कर रहे हैं भाई? चलिए बिल्कुल, तो यहां पे काम कर रहे हैं ये 30 दिन। क्लियर है? चलिए बिल्कुल, तो आदमी कितने? 12 हैं। कितना समय ले रहे हैं? 30 दिन का। और कितने रुपए कमा रहे हैं? ये कार्य या जो मजदूरी होती है वो हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। ठीक है, चलिए आदमी और समय ऊपर रहेगा। आदमी और समय कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और इनकी मजदूरी जो है वो आपकी कहां रहेगी? वो आपके नीचे रहेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब मेरे प्यारे भाई, अब कह रहा है कि 24 पुरुष है, कितने आदमी है? 24 आदमी है। ठीक है, 18 दिन में कह रहे हैं कितने रुपए कमाएंगे? ये मजदूरी या रुपए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिंपली वज्र गुणा कर लेना है। ठीक है, ये रुपए इधर आ जाएगा, 12 गुणा 30, और गुणा में क्या आ जाएगा? रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ज्ञात करने जो मजदूरी, और बराबर में 4200 के गुणा में क्या चला जाएगा? 4200 के गुणा में 24 भी आ जाएगा, और आपका 18 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट लीजिए, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 के पार्ट से 24 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 3 के पार्ट से कितनी बार कटेगा? 6 बार। और बाकी का आप गुणा कर लो, 12 से गुणा करना पड़ेगा, जीरो 12 दुआ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 12 दुआ कितना होगा? 24। 12 दुआ 24। ठीक है, 2 से लग जाएगी, 8 चौ 48 और 50 कितना हो जाएगा? 5040 रुपए हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा 5040 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
वज्र गुणा करके आपको काट लेना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, कई बार क्या करते हैं, वज्र गुणा नहीं करते तो अपन गलती कर लेते हैं ना, इधर से उधर से काट के गलत काट दिया तो आंसर भी गलत आ जाएगा, फिर उसमें आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप पहले वज्र गुणा कर लो, बराबर में आप बिल्कुल इनको काट सकते हैं आराम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, करा एक वर्त का व्यास एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। वर्त का व्यास जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे दिया है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, कितना दे रखा भाई, वो दे रखा आपका 3136। पहले तो ये बताओ कमेंट करके किसका स्क्वायर है, 3136 जो है वो मेरे प्यारे भाई किसका स्क्वायर है, फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे भाई किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर होता है तो मुझे बताओ 3136 है वो किसका स्क्वायर है, बिल्कुल कमेंट करके बता दो सारे भाई, है ना। 136 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है वो 56 का स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, किसका, 56 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 3136 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, अब मेरे प्यारे भाई भुजा आपकी, सॉरी भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा आ जाएगी 56, ठीक है। आप कहेंगे जी सर यहाँ पे भुजा जो है आपकी कितनी आ गई, 56 आ चुकी है। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे वर्त का व्यास जो है, ठीक है, वर्त का व्यास जो है, वर्त का व्यास क्या होता है, वर्त का व्यास क्या होता है, बराबर है किसके, परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। चलिए आप कहेंगे जी, अब मेरी प्यारे भाई वर्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, और परिमाप जो वर्ग का परिमाप है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा कितनी आ गई आपकी 56, 2 पार्ट से काट लो 2 बार, त्रिज्या आ गई 2 गुना 56 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगी त्रिज्या। अब आपको वर्त की परिधि निकालनी है, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, वो त्रिज्या आपकी कितनी है 112 है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, 7 के पार्ट से काटो 1 बार और 16 बार ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए 44 को 16 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, 16 चौक 64 हो जाएगा 4, ठीक है, 66, 16 चौक 64 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 704 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, कि 904 बता रहे, 904 वाले बिल्कुल गलत है ना। चलिए बिल्कुल, तो 904 दूसरे का देख के ना बताएं, पहले आप बताओ ये 136 किसका स्क्वायर है, ये 56 का स्क्वायर है, इसलिए भुजा 56 आ जाएगी, ठीक है। कह व्यास जो है वर्ग का परिमाप के बराबर है, व्यास 2 गुना त्रिज्या होती है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होती है, भुजा आपने निकाल ली यहाँ से 2 से काटेंगे 112 इसकी त्रिज्या आ गई, फिर आपको 2 पाई आर निकालना है। तो इस प्रकार से एक आधा क्वेश्चन इसी प्रकार से थोड़ा सा लेवल का भी अपने पूछ लेता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे इन चीजों को, यदि फॉर्मूले नहीं आ रहे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, गलती ही करोगे, ठीक है। एक दूसरे देख के नहीं बताना है, खुद से भी निकाल के बताओ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 48 दिन का खाद्य सामग्री क्या थी भाई, व्यवस्था है, यदि यहाँ 600 व्यक्ति और पहुंच जाए तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी। कह रहा है कि यहाँ पे जो 1000 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं 1000 व्यक्ति है, इनके लिए कितने दिनों का था 48 दिनों का खाना था। कह रहा है 600 आदमी और आ गए, 1000 पहले थे 600 और आ गए तो अब कितने आदमी हो गए, आप कहेंगे सर 1600 आदमी हो गए, अब इनके कितने दिन चलेगा, ये समय आपको क्या करना है मेरी प्यारे भाई ज्ञात करना है, ठीक है। आप कहेंगे जी 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट लो, 16 के पार्ट से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 3 को 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा, इस जो है इस दिन जो है वो आपका समय बिल्कुल आ जाएगा, जो 30 बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा 30 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा भाई। ध्यान रखिए ये भी समय कार्य की तरह है, कितने आदमियों का कितने दिन का खाना है, आप 600 और आ गए तो आप कितने हो जाएंगे 1600 हो जाएंगे, बोलो सही है कि नहीं, हाँ। और बिल्कुल यहाँ पे 2, ठीक है, और कोष्टक में क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होती है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या होता है 2 गुना ऊंचाई, कोष्टक में क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 गुना ऊंचाई जो है वो कितनी देर की भाई,
ऊंचाई आपकी 3 दे रखी है, लंबाई जो है, लंबाई आपकी क्या थी 5 और चौड़ाई 3.5, ठीक है। आप कहेंगे जी सर यहां पे कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा, गुणा में इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना होता है 8, 8.5 हो जाएगा। अब इनको क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। चलिए 6 से गुणा करो, 36 हो जाएगा, 0.3 हो गया, 8 को 6 से 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। आप कहेंगे सर 51.0, 51.0 का मतलब क्या हो जाएगा 51। यहाँ पे ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक रही होगी और यहाँ पे क्या रहेगा भाई आपका 51 रहेगा, है ना। चलिए बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5.1 नहीं 51 होएगा मेरे प्यारे भाई, 51.0 रहेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, 5.1 नहीं 51.0 है ना। 0.02 का वर्ग, वर्ग का मतलब मेरी प्यारे भाई किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करने को अपन क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, 2 को 2 से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 4, पॉइंट के बाद में 2 संख्या ये रही, 2 संख्या ये रही, कितनी संख्या बाद में आ जाएगा 4, यहाँ पे बाकी 3 क्या लगा लो 0 लगा लो, आंसर क्या आएगा 0.004, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा 0.004, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 0 लगाए क्या, इसमें हटाओ भाई, ठीक है। कितने के बाद में आएगा 2 और 2 4 के बाद में आ जाएगा, ठीक है। 4 संख्याओं बाद में 3 0 और ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 2 दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं। आप कहेंगे सर 1 दर्जन में 12 हैं, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, कमेंट करके बताओ। आप कहेंगे सर 24, है ना। 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 24 संतरे जो हैं उनकी कीमत 60 रुपए है ना, 60 रुपए 24 संतरों की, एक संतरे की कीमत क्या होगी 60 बटे में 24 हो जाएगा। आप कहेंगे जी। अब ये कह रहा है कि मुझे 120 संतरे चाहिए, कितने चाहिए 120 संतरे चाहिए, तो आप 120 से गुणा कर दो किसको 60 बटे में किसका 24, ठीक है। चलिए 24 का भाग लगाओ 5 बार और 5 को 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 300। बात क्लियर है क्या। आप कहेंगे जी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ, ठीक है बताओ। 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 2 दर्जन का मतलब हुआ 1 दर्जन में 12, तो 2 में कितने हो जाएंगे 24। इन 24 का मूल्य 60 दे रखा है, एक का मान निकाल लो, फिर 120 का आपसे पूछा है वो बता दो। वर्त की परिधि 88 मीटर है, वर्त की परिधि भी बताया था क्या होती है 2 पाई आर होती है, और इसका मान मेरे प्यारे भाई कितना 88 है। 2 पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7 होता है, और त्रिज्या जो है वो आर होती है बराबर कितना 88 है, ठीक है। अब इधर वाले उस तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, जो भाग में 7 है वो तो क्या पे चला जाएगा ऊपर गुणा में, और ऊपर जो है भाई ये कितने हो जाएंगे 44, इसका क्या लगा दो भाग लगा दो भाई, कितनी बार 2 बार, 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, त्रिज्या आपकी चौगदा आ जाएगी, और त्रिज्या ज्ञात करनी है, कितना हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कितना चौगदा। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा 850 रुपए को ए और बी में 11:6 के अनुपात में बांटा जाए तो ए का हिस्सा क्या है। मेरे प्यारे भाई ए और बी में ए को कितना मिला 11 मिला, कितना मिला 11, कितने में से। आप कहेंगे सर 11 इसको दिए गए, 6 इसको दिए गए, पूरे रुपए बांटे गए 17, कितने बांटे गए 17 रुपए बांटे गए, 17 में से ए को कितना मिल रहा है 11 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे जी सर। अब कह रहा है 850 में से कितने मिलेंगे, तो मेरी प्यारे भाई 17 के पाड़े में कितनी बार आता है। आप कहेंगे सर 50, 50 को 11 से गुणा करो कितना आएगा 550 आ जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे जी सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु आपको बतानी। देखो ए और बी की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है, ए की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो क्या है भाई 3:4 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में कितने वर्ष बाद में 10 वर्ष बाद में, ठीक है 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो वो अनुपात जो है वो मेरे प्यारे भाई कितना है। आप कहेंगे सर 4:5। यहां बताओ भाई कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 1 बढ़ रहा है, और इधर भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। 1 का मान कितना है भाई 10 वर्ष बढ़ा है, कितने वर्ष बढ़ा है 10 वर्ष, 1 का मान 10 है, तो आपसे क्या पूछा है एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु कितनी है 3 है, एक की वर्तमान आयु कितनी है 3 है, 3 गुणा क्या कर देंगे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 30 वर्ष, कितने वर्ष 30 वर्ष जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कितने वर्ष रहेगा
30 वर्ष बता रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 2 सही 3/4 का व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? उल्टा लिखना। तो सबसे पहले तो उल्टा लिखने से पहले आपको इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? 4 को 2 से गुणा करो, 8, 8 में 3 जोड़ो, है ना। पहले गुणा करना है, 4 को 2 से 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11/4। अब ये तो सिंपल भिन्न बन गई है ना, 11/4 ये सरल भिन्न बन चुकी है। अब इसको आपको क्या करना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरी प्यारे भाई उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना। तो ये क्या हो जाएगा? ये 11/4 जो है उसको पलट के आपको क्या करना पड़ेगा? 4/11 करना पड़ेगा, और यही आपका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, 4/11 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आती है। यहां से मेरे प्यारे भाई √3/4 और भुजा कितनी देर की? 12 देर की। स्क्वायर का मतलब कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। किसी भी चीज का स्क्वायर लगा इसका मतलब वो कितनी बार गुणा होगी? 2 बार। 4 के पार्ट से काट दो, 3 बार। 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, और पीछे √3 जो है वो लगा देंगे। 36 √3 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बोलो सही है कि नहीं बताओ जरा एक बार कमेंट करके, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 22 है, इनका गुणनफल 40 है, तो कह रहा है इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? व्युत्क्रम का योगफल, योगफल नहीं भाई, व्युत्क्रम क्या होगा? योगफल को हटाओ, योगफल नहीं है, व्युत्क्रम क्या होगा? कितना होगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई याद रखो कि जब भी आपको व्युत्क्रम पूछे, क्या पूछे? व्युत्क्रम पूछे, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई? व्युत्क्रम का योगफल, सॉरी रुको भाई, व्युत्क्रम का योगफल ये, ठीक है। चलिए, और व्युत्क्रम का योगफल का मतलब क्या होता है? आपके पास में 2 संख्याएं a और b है, इनको उल्टा करके जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, उल्टा करके जोड़ने की बात करें, वज्र गुणा करके नीचे आपस में गुणा कर देते हैं। ऊपर तो हो जाएगा b + a, ऊपर योग हो जाएगा, नीचे इनका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। ये व्युत्क्रम का क्या होता है? योगफल होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करो, उल्टा करके आपको क्या करना है? जोड़ना है ना। तो 1/a + 1/b, वज्र गुणा करके नीचे आपस में गुणा, b को 1 से गुणा करेंगे b आ जाएगा, a को 1 से गुणा करेंगे a आ जाएगा, नीचे आपस में गुणा हो जाएगा a गुणा b। मतलब ऊपर योग लिखना है, ऊपर क्या लिखना है? योग लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? गुणनफल लिखना है। ठीक है, यही तो बात है। आप कहेंगे जी सर। ठीक है, अब बताओ जरा योग कितना देर का है? योग आपको 22 देर का है। ठीक है, और गुणनफल आपको 40 देर का। काट पीट के बता दो भाई, 2 के पार्ट से 11 बार, 2 के पार्ट से 20 बार। तो आंसर क्या आएगा? 11/20 जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 11/20। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। क्या सॉरी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब मेरी प्यारे भाई ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कावाड़ा हमेशा नीचे आता है, 100 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 15 आपका ऊपर आएगा। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट आएगा? 15% जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। ये मैथ के हो चुके, रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आराम से कमेंट करके आंसर बता दीजिए सभी साथी। फटाफट जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाई, सभी साथियों का कमेंट आ जाना चाहिए। कह रहा है कि 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर, मतलब देखो उत्तर दिशा में जा रहा है। अब मैं आपको पहले डायरेक्शन लिख देता हूँ, ये उत्तर है, ये आपकी दक्षिण है, ठीक है, ये आपकी पूर्व है, और ये आपकी क्या है? पश्चिम है। ठीक है, ये आपकी 4 दिशाएं हो चुकी। अब यहां से कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ होगा, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर जा रहा है। ये लो भाई, ये चला दिया, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ओके है। अब कह रहा है कि दाएं घूमकर, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, मान लो घड़ी का सुई ऐसे है, दाएं घूमेगा, घड़ी की दिशा में किस प्रकार जाएगा? इस प्रकार जाएगा। यहाँ पे
5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। ये लो भाई 5 किलोमीटर चला गया। बाद में कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, दक्षिण मतलब नीचे आना पड़ेगा, नीचे कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है 2 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 चलता है। पश्चिम मतलब इस तरफ आएगा, पश्चिम इसी तरफ है, इस तरफ कितने किलोमीटर आ रहा है? 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर आ गया। चलिए उसके बाद में क्या करा है? करा और कुछ देर के लिए रुकता है, फिर 2 किलोमीटर और चलता है। यहां से रुका, यहाँ पे रुका, फिर 2 किलोमीटर और आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 किलोमीटर और आ गया, 5 हो गया। क्या 5 ऊपर है तो 5 नीचे, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये 2 है तो ये भी 2 है, पूरा 4 है, तो मेरे प्यारे भाई नीचे वाला भी कितना बच गया? 2। अब ये कह रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो ये कितनी दूरी बच गई भाई? यहां से यहां तक की दूरी पूछिए, 2 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर रह जाएगा। कई जने इसमें क्या बता रहे हैं, कई इसमें 4 बता रहे हैं, 4 तो गलत आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख के आंसर करिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 464, पहला क्या दिया? 464, फिर आपका क्या दे रहा है? 232, देखो आधा कर दिया, फिर आपका आधा कर रहा है 116 कर रहा है, फिर 116 का आधा कर रहा है 58 कर रहा है, 58 का आप और आधा कर दो, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर आंसर क्या आएगा? 29। बोलो सही है कि नहीं? हर बार क्या कर रहा है? आधा किए जा, हर बार क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है, आधा कर रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। आगे देखिएगा, कह रहा है शब्दकोश के अकॉर्डिंग जमा दो इनको। मेरे प्यारे भाई शब्दकोश में देखो यहाँ पे क्या होता है कि शब्दकोश में जो चीजें सेम रहती है उनको काट दो। देखो सब में CO सब में सेम दिख रहा है, ठीक है। एल भी दिख रहा है यार, है ना, एल भी तो है एक, ठीक है। COL तक काट दो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ पे COL ये भी काट दिया, यहाँ पे सब में बाकी में एक एल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यू आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, यू वाला सबसे लास्ट में। 4 नंबर वाला लास्ट में किसके दिख रहा है? इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल वाले पहले आ जाएंगे, बाकी सब में एल है, ये सब पहले आ जाएंगे, ये सबसे लास्ट में रहेगा यू वाला, ठीक है। अब इनमें भी देखो कि 2 ऑप्शन बच गए अपने पास में, इनमें भी अपने को काटना रहेगा। एल के बाद में सबसे पहले ए आ रहा है, एल सब में कॉमन है, फिर कट जाएगा। ए आ रहा है, ए वाला सबसे पहले आएगा, मतलब 5 नंबर सबसे पहले आएगा, बिल्कुल दोनों में दे रहा है। फिर आपका ई बाद में आएगा, पहला नंबर वाला दोनों में दे रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? आई बच रहा है, ई बच रहा है, ई वाला ये फिर से आ जाएगा, 3 नंबर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 5वां, पहला, तीसरा, दूसरा और बाद में चौथा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, मतलब एक व्यक्ति है, आदमी है, वो किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करता हुआ कह रहा है कि फोटोग्राफ में वह महिला जो है मेरे भांजे, मतलब आप एक आदमी है, इस आदमी का भांजा जो है, आदमी का भांजा हो गया, कौन हो गया? भांजा। और भांजा की क्या है? नानी। अब मुझे बताओ अपने भांजे की नानी कौन होती है? बताओ जरा, कमेंट करके बताओ। भांजा कौन होता है? अपनी बहन का बेटा, ठीक है, भांजा हो जाएगा। उसकी नानी कौन होगी? अपनी माँ, ठीक है। भांजे की नानी क्या होगी? नानी। इसका मतलब नानी क्या होगी? नानी इस आदमी की, या आदमी है, आदमी की क्या होगी? माई तो होगी। आप कहेंगे जी सर ये आदमी क्या है? माँ है, और इसके भांजे की क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? इसके बाद में क्या करा है? नानी है, तो करा फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है? आदमी है, आदमी की बहन की क्या लगेगी? ये आपसे पूछ रहा है भाई। जो आदमी के लगेगी वही उसकी बहन की लगेगी। आदमी की माँ लग रही है तो बहन की भी क्या लगेगी? माँ लगेगी। मम्मी बता रहा है, ठीक है। चलिए माता कहेंगे, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए मदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष भाषा में ITNITM को क्या लिखा जा रहा है? INTIMAT, है ना। क्या कर रहा है भाई बताओ जरा एक बार। आध्यात्मिक, देखो यहां से आधा तोड़ा, यहां से आधा तोड़ा और उल्टा लिख रहा है। यहां से स्टार्ट कर रहा है INTI, क्या लिख रहा है? INTI, है ना। और इसको भी उल्टा लिख रहा है, लास्ट से M उल्टा चल रहा है, MATE, है ना। उल्टा उल्टा लिख रहा है आधे आधे तोड़ के, ऐसा ही कर रहा है। आप कहेंगे जी, तो यहाँ पे भी मेरी प्यारे भाई आधे आधे तोड़ लो। कितने टोटल? 3 3 6 9 और 3 12, मतलब 6 को तोड़ना है। इसको आधे भाग को आप क्या करो? उल्टा लिखो। आपको क्या लिखना पड़ेगा? INVRT, है ना।
और इसके बाद में इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा, IBRATE, है ना। चलिए ये कौन से में है आप फटाफट जल्दी से बता दो। सब में देखो INVERT है ना। चलिए इसमें तो ये गलत है क्योंकि आर को पहले लिख दिया, ये आर आएगा, आर इसमें है, ठीक है बिल्कुल। और इसमें भी ERTI है, इसमें भी क्या है ERTI है ना। अब आगे वाले में बता दूं BRATE, BRE रहेगा इसलिए गलत है, BR नहीं लिखा रखा यहाँ पे, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। बी बता रहे, बी में मेरी प्यारे भाई देखो, इस आराम से देखो, IB है, IBRA, RA आना चाहिए, इसमें ए पहले आ रहा है, ठीक है, इसलिए बी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखो यहां देखो आप, BA है ना, और यहां पे क्या आएगा, BR आएगा, समझ में आ रही है, हाँ BR आएगा, BAR नहीं आएगा, BRA आएगा, उल्टा लिख रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो इसके अंदर सही लिखा है, देखो डी वाले में सही लिखा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं भाई जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है, बिल्कुल आप हमारे से जुड़ सकते हैं। बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे जाके हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी अग्निवीर का। और बिल्कुल यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, TSS पैटर्न पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेनी है तो इन पे बातचीत करके, मैसेज या कॉल करके आप बातचीत कर सकते हो। जो भी बात रहेगी कोर्स के रिगार्डिंग वो सारी बात आपको बताई जाएगी। चलिए और बढ़िया से मस्त होकर तैयारी करती रहेगा मेरी प्यारे भाई, और मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक जय